दिन गुजरते जाते हैं और अब रुचिता के मायके वाले उससे और भी परेशान होने लगते हैं। पता नहीं माँ जी, ये सारे रसगुल्ले कहाँ पर चले गए, मिल ही नहीं रहे मुझे। देख नेहा, जो भी है सच सच बता, तूने वाकई में वो रसगुल्ले बनाए थे ना, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही है? अरे मैंने तो तुझे कल ही बोला था कि आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं और उन सब ने खास करके तेरे हाथों के बने रसगुल्ले खाने की इच्छा की थी। हाँ माँ जी, जानती हूँ मैं, और मैंने वाकई में रसगुल्ले बनाए थे और उसे एक डब्बे में भर के रखे थे, लेकिन वो डब्बा मुझे मिल ही नहीं रहा माँ जी। अरे तो फिर सारे रसगुल्ले अपने आप गायब हो गए क्या, या फिर कोई भूत आया था जो वो सारे रसगुल्ले खा गया? अरे कैसी फालतू की बातें करती है तू, जरा सोच समझ कर बोल। तभी वहां पर रुचिता आती है और उसके हाथ में रसगुल्ले का डब्बा होता है। अरे रुचिता, ये डब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? वो भाभी, आज मैं और मेरी सारी पुरानी सहेलियां इधर पार्क में ही मिले थे और हमने एक छोटी सी पिकनिक की थी। हमने तय किया था कि हम सब अपने अपने घर से कुछ खाने के लिए लेकर जाएंगे, और तभी मैंने देखा कि आपने रसगुल्ले बनाए हैं, इसीलिए मैं ये पूरा डब्बा लेकर गई। हे भगवान, ये तुम क्या करती रहती हो रुचिता? ले जाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता ना तुमने। ये लड़की तो गधेड़ी की गधेड़ी ही रहेगी, पता नहीं इसमें कब अक्ल आएगी। ओफो माँ, अब आपको क्या हुआ है? फिर सुलोचना रुचिता को पूरी बात बताती है। ओ तेरी, मुझे पता नहीं था माँ, वो मुझे ये लगा कि आपने ये रसगुल्ले घर के लिए बनाए हैं और इसीलिए मैं लेकर गई। क्या तुम भी रुचिता, अगर ये रसगुल्ले घर के लिए भी बने होते तो इस तरह से मुंह उठाकर सारे के सारे रसगुल्ले कौन लेकर जाता है? सच बात तो ये है कि तुम में तो जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं है। अरे तेरी जगह पर अगर आर्यन होता ना, तो वो भी हमसे पूछ लेता, लेकिन तूने तो पूछने का भी कष्ट नहीं उठाया। खैर, अब पूरे गांव में बांट कर जो आई है, तो तुझसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है। सॉरी माँ, सॉरी भाभी, लेकिन मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस यही तो आता है तुझे, सॉरी बोलो और चलते बनो, लेकिन कभी सुधरो मत। ऐसे ही 2 दिनों के बाद रुचिता को वसुंधरा का कॉल आता है। हे भगवान, उस दिन तो बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था इस पुड़िया से मेरा, और अब ये फिर से कान खाने के लिए मुझे कॉल कर रही है। खैर, कॉल तो उठाना ही पड़ेगा, वरना अगर यहाँ पर माँ आ गई तो वो फिर से मेरी बैंड बजा देगी। हाँ माँ जी, बोलिए ना। हाँ हाँ, सब ठीक, अभी खाना खाया मैंने, आपने खाया कि नहीं? हाँ बहू, मेरा भी खाना हो गया है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर ही रहने चली आती हूँ। क्या? मेरा मतलब, क्या कह रही हो आप माँ जी? ये तो आपने बहुत बढ़िया विचार किया है। हाँ बहू, अब यहाँ के तो सारे काम ठीक से हो रहे हैं और इसके चलते तेरे बाबूजी और मैं दोनों निश्चिंत होकर शहर आ सकते हैं। उसी बहाने तेरे और मुन्ना के साथ भी अच्छा सा समय बिता पाएंगे। गांव में रहकर तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, लेकिन अब यहाँ की हालत भी इतने ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप और बाबूजी सीधे तभी आ जाना जब यश अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटेगा। हालत ठीक नहीं है मतलब, घर में तो सब ठीक है ना बहू? नहीं ना माँ जी, वो दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भाभी को भी ऊपर से आर्यन के एग्जाम और फिर बाकी कामों का भी बोझ हो रहा है, इसीलिए इस वक्त मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है माँ जी। आई होप कि आप मेरी बात समझ रही हो। अरे हाँ बहू, बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन यूं अचानक से सुलोचना बहन को क्या हो गया? वो 2 दिन पहले उन्होंने बाहर का खाना खा लिया था और तब से उन्हें उल्टी, बुखार, पेट दर्द सब होने लगा है। फिर हमने माँ का ब्लड टेस्ट करवाया और तभी पता चला हमें कि उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। हे राम,
लेकिन सुलोचना बहन तो बाहर का खाने के एकदम खिलाफ थी ना। तो फिर अचानक से उन्होंने बाहर का कैसे खा लिया? खैर, वो जो भी हो, तू अपनी माँ और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख। मैं तुझे बाद में फोन करूंगी, ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, आप भी अपना और बाबूजी का ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जब रुचिता हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी ये देखो, 5 साल की बच्ची बनकर टीवी पर कार्टून देख रही है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ माँ? मुझे तो आज भी कार्टून देखना बहुत पसंद है। अरे चुप बैठ और छोड़ ये सब, और जाकर छत की सफाई कर। क्या माँ? बारिश के मौसम में छत की सफाई कौन करता है भला? अरे जब बारिश आएगी तब अपने आप सब धुल जाएगा। अरे वो बारिश जब आएगी तब देखा जाएगा। अब हम उसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए जाकर तो छत की सफाई कर। नहीं माँ, कल मैं सारा दिन घूम ही रही थी और जिस कारण मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। प्लीज माँ, मुझे यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करने दो ना। अरे और कितना आराम करेगी तू? चल ठीक है, तुझे कहीं जाने का कष्ट नहीं लेना है ना, तो फिर तू एक काम कर, ये सबके धुले हुए कपड़े हैं, तो तू इन्हें घड़ी करके रख दे। क्या? इतने सारे कपड़े? अरे घर में तो हम बस 5 ही लोग हैं, तो ये इतने सारे कपड़े कैसे हो गए माँ? अब है तो है, और अब ये मत कहना कि अब तेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। 1 घंटा भी लगाएगी ना तो भी चलेगा, आराम से घड़ी करके रख दे। ठीक है माँ। अब रुचिता के पास उन कपड़ों को घड़ी करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और अब इसी तरह सुलोचना और नेहा किसी ना किसी तरह रुचिता से काम करवाने लगती हैं। फिर एक दिन, हाँ यार, और तुझे पता है, मेरे पास वो पिंक वाली हुडी थी और वो भी मैंने उसे दे दी, लेकिन फिर भी उसने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। बहुत बुरी थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। इसे तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर बस अपनी सहेलियों के साथ फोन पर फालतू की बकवास करने दे दो इसे, और कुछ भी नहीं आता। अभी इसे काम पर लगाती हूँ। अरे रुचिता, जरा सुनो तो। हाँ बोलो ना भाभी, क्या हुआ? दरअसल मेरा ना बहुत सारा काम बाकी है, और कल आर्यन की मैथ्स टेस्ट भी है, तो तुम प्लीज उसे पढ़ा दो ना। आज तो उसकी ट्यूशन टीचर भी नहीं आई है, 2 दिन के लिए वो बाहर गाँव गई है, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी आर्यन को। आप टेंशन फ्री रहिए और अपना काम निपटा लीजिए। ठीक है रुचिता, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाभी। अब रुचिता आर्यन को पढ़ाने जाती है। चलो आर्यन, अब मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर समझा दिया है, तो अब तुम कर लो अपनी तरफ से। ओके बुआ। अरे किधर भागी जा रही है तू? यहीं पर बैठ। पर माँ, मैंने तो इसे समझा दिया है ना, तो ये खुद से कर लेगा ना। समझा दिया मतलब? अरे ये क्या कोई 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का है क्या? देख रुचिता, तू तो इसके पास ही बैठेगी, और जब तक इसे सब सही से समझ नहीं आता तब तक तू यहाँ से जरा भी नहीं हिलेगी। पर माँ, क्या अभी? फिर अगले दिन, क्या बीवी साहिबा, तुम तो इस बात को भूल ही गई हो कि तुम्हारा इस दुनिया में एक पति भी है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज का रिप्लाई। अरे नहीं यश, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी बिजनेस ट्रिप एक्सटेंड हो चुकी है, इसीलिए आने में मुझे एक्स्ट्रा के 20 दिन लग जाएंगे। क्या? इसका मतलब 1 और महीना? हाँ रुचिता, एक्चुअली हमने जो प्लानिंग की थी सब कुछ उसके अनुसार नहीं हो पाया। दरअसल हैदराबाद में अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, जिस कारण हमें वहीं पर 1 हफ्ता बिताना पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है यश, तुम बस अपना ध्यान रखो। हाँ रुचिता, तुम भी अपना ध्यान रखो। वैसे मैं तो कहता हूँ कि तुम गाँव ही चली जाओ ना। माँ और बाबूजी भी कह रहे थे कि उन्हें शहर आने की बहुत इच्छा है, तो तुम ही चली जाओ ना वहां पर। फिर जब मैं वापस आऊंगा
तब मैं सीधे गांव ही आ जाऊंगा। फिर हम सब साथ मिलकर शहर आएंगे। अरे नहीं यश, मैं तो अब कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। मुझे तो यहाँ मायके में ही रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों रुचिता, अब और कितने दिन रुकोगी वहां पर? और इतने दिन भी कोई मायके में रहता है क्या? ऐसी बात नहीं है यश। वो दरअसल माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या हुआ है उन्हें? फिर रुचिता यश को वही झूठ कहती है जो उसने वसुंधरा को कहा होता है। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो? और अब कैसी है माँ जी? आराम तो है ना? हाँ बाबा, अब पहले से काफी आराम है, पर फिर भी डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। एक काम करो, माँ जी को फोन दे दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे नहीं यश, वो माँ अभी ज्यादातर सोती ही रहती है। वो क्या है ना, दवाई के असर के कारण उन्हें बहुत नींद आती है, तो वो जब भी उठेगी तब मैं खुद ही तुम्हें कॉल कर दूंगी। लेकिन तुम उन्हें कॉल मत करना हो। अच्छा ठीक है बाबा, वो जो भी हो, बस ध्यान रखो माँ जी का। और कुछ भी रहे तो मुझे कॉल करना, फिर चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं तुम्हारा कॉल जरूर उठाऊंगा। ठीक है यश, चलो अब मैं रखती हूँ, आर्यन को ट्यूशन छोड़ने जाना है मुझे। इतना कहकर रुचिता कॉल कट कर देती है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि यश और भी लेट आ रहा है। इसी बहाने मैं यहाँ पर और दिन रुक पाऊंगी, वरना एक बार अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो वहां पर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी भी आ जाएंगे और फिर मुझे दिन रात नौकरानी बनकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तभी वहां पर सुलोचना आती है। अरे पगला गई है क्या? ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही है तू? नहीं तो माँ, मैं तो बस कुछ वो याद कर रही थी। अच्छा, अब चल मेरे साथ मार्केट चल तू, मुझे सब्जी और थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना है। हाँ तो आप अकेली ही चली जाओ ना माँ, वहां पर मैं आपके साथ आकर क्या करूंगी भला? ठेला पकड़ेगी तू? क्या? हाँ, क्योंकि आज मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और आज तो मुझे ढेर सारा सामान भी लाना है। सेल जो लगी है मार्केट में, इसीलिए तुझे मेरे साथ तो चलना ही होगा। फिर सुलोचना रुचिता को अपने साथ लेकर जाती है और वो वहां पर ढेर सारे थैले पकड़ती है, जिस कारण रुचिता की मानो हालत ही खराब हो जाती है। अब रुचिता को उस घर में मानो कोई भाव ही नहीं देता, क्योंकि सब एक प्रकार से उससे ऊब चुके थे। फिर एक दिन, अरे ये क्या, आप सब तो यहाँ पर मस्त कचौरियाँ और आइसक्रीम खा रहे हो, ऊपर से मैच भी देख रहे हो। खाना कौन खाएगा फिर? और भाभी, खाना लगा दो ना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सब ने तो खाना खा लिया है रुचिता, अब तुम रसोई में जाकर खुद ही ले लो अपना खाना। और हाँ, लाल वाले बाउल में जो चटनी रखी है उसे मत लेना, वो चटनी मुझे कल आर्यन और राजीव को टिफिन में देनी है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप सब ने मुझे बुलाया क्यों नहीं खाने पर? अकेले अकेले ही खा लिया सारा खाना। हाँ हाँ, अब यही काम रह गया है हमारा, रोज रोज तुझे खाने के लिए आवाज लगाते रहे। अरे तुझे अच्छे से पता है कि हम किस वक्त खाना खाते हैं, लेकिन तू तो अपनी फोन में ही घुसी रहती है और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती है। लेकिन माँ, अरे बस भी करो अब रुचिता, मुझे शांति से मैच देखने दो। फिर रुचिता चुपचाप अपना खाना लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी अजीब लोग हैं। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस काम के प्रेशर से राहत चाहिए। वैसे यहाँ रहते हुए मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आ रही हैं, यहाँ के तौर तरीके, छोटे मोटे काम, रोक टोक, लेकिन कोई बात नहीं। वहां ससुराल जाकर काम करने से अच्छा तो यहाँ पर रहना है, और एक बार के लिए तो मैं ये सब सह भी लूंगी, लेकिन ससुराल जाकर अपनी सास ससुर की सेवा कभी नहीं करूंगी। फिर अगले दिन जब रुचिता सोई होती है, तभी वहां पर नेहा आती है। ये भगवान, कब से मैडम का फोन बज रहा है, लेकिन ये लड़की तो इतनी गहरी नींद में है
कि इसे आवाज तक सुनाई नहीं दे रही, मानो जैसे रात भर चपरासी की ड्यूटी करके आई हो। लेकिन ये कॉल तो यश का है। मैं ही उठा लेती हूँ और बताती हूँ उसे कि कैसे ये यहाँ कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी है। फिर नेहा यश का कॉल उठा लेती है। अब बोलो यश, कैसे हो तुम? अरे भाभी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारी बीवी सो रही है, इसीलिए मैंने ही उठा लिया कॉल। अच्छा, वैसे मैंने तो रुचिता को माँ की तबीयत के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। अब कैसी है उनकी तबीयत? माँ जी की तबीयत? मतलब माँ तो एकदम ठीक है। क्या? लेकिन रुचिता ने तो ये कहा था कि माँ को पेट में इन्फेक्शन हो गया है। क्या? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यश। ये आप क्या कह रही हो भाभी? इसका मतलब रुचिता ने मुझसे झूठ कहा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? यश भी अब काफी हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर प्रिया वंदना को कॉल करके अंजलि की हरकतों के बारे में बता देती है। तभी, हे भगवान, मुझे तो ये अंजलि शुरुआत से ही सही नहीं लगी। शादी के पहले भी ये तेरी जिंदगी में ऐसे ही दखल देती थी। तूने जो किया वही करेगी। तू जो भी करती थी वो भी वही किया करती थी, और जो भी खरीदारी करती थी उसे भी वही खरीदना होता था। और अब ये सब। मन तो करता है कि उसे कॉल करके खूब सुनाऊं। हाँ माँ, मन तो मेरा भी वही कर रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। पर अब मैं उससे बातचीत ही कम करने वाली हूँ, जिसके चलते वो मेरी जिंदगी में और मेरे ससुराल में बार बार अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तू उसे जितना नजरअंदाज करेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। वो लड़की तो एकदम नालायक और नासमझ है। अरे उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो तेरा ससुराल है। हाँ माँ, और अब मैं भी उसके नखरे और बर्दाश्त नहीं करने वाली। फिर प्रिया अंजलि के कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना ही बंद कर देती है। अरे ये प्रिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। वैसे तो वो मेरे मैसेजेस का 1 से 2 घंटे में ही रिप्लाई कर देती है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसे ही 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद में, अरे प्रिया, तुम उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, ये तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर और 2 से 3 दिन तक तुमने ऐसे ही किया तो वो कहीं फिर से यहाँ पर ना आ जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सागर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे बात करो, लेकिन दूरी भी बनाकर रखो। हाँ सागर, तुम्हारी बात एकदम बराबर है। फिर प्रिया अगले दिन अंजलि का कॉल उठा लेती है। हाँ अंजलि, बोलना, कैसी है तू? तू तो मेरा छोड़ ही दे बहन। तू बता, तू कैसी है और कहाँ है? और इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? क्या हो गया है? अगर आज तू कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं देती ना, तो मैं तो वहीं पर आकर पहुंच जाती। हे भगवान, चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने इसका कॉल उठा लिया आज, वरना कल तो ये मुंह उठाकर टपक पड़ती यहाँ पर। अरे अंजलि, क्या तू भी? दरअसल हम सब लोग गांव आए हैं। गांव में सागर के चचेरे भाई की शादी है ना, इसीलिए। और इसके चलते मैंने फोन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए तुझे रिप्लाई ही नहीं कर पाई। ओ, तो तुम सब गांव गए हो क्या यार? मुझे भी बता देती तो मैं भी वहां पर आ जाती ना। तेरी ससुराल वालों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। समझ सकती हूँ मैं। अच्छा चल, मैं अब रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है। बाद में करती हूँ मैं तुझे फोन, ठीक है ना? अरे लेकिन प्रिया, उतने में प्रिया कॉल कट कर देती है। अब तो ये यहाँ पर आएगी ही नहीं, बेशरम कही की। दिमाग की दही करके रख दी है इसने तो सच में। अगर मेरी कोई सगी बहन होती ना,
तो वो भी मेरे ससुराल में इतना नहीं घुसती जितना कि ये घुसना चाहती है। लेकिन अब तो दूर ही रहे बहन। फिर अंजलि अपने घर पर ही रहती है। बस प्रिया और उसके ससुराल वाले जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। वहां जाकर उन सबका ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक सुबह, अरे प्रिया बहू, ये अंजलि कहाँ पर है? आज से 6 दिन हो गए और वो आई ही नहीं, वरना हर 2 दिन में वो आती ही रहती है ना। हाँ भाभी, कहाँ पर है अंजलि? दरअसल वो अपने किसी काम के चलते बाहर गई है और अब तो वो कुछ दिनों के बाद ही लौटेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन उसे बता देना बहू कि मैं उसे याद कर रही हूँ, क्योंकि वह जब भी घर में आती है तब तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अब प्रिया अपने ससुराल में काफी शांति से रहने लगती है। अरे माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। वरना वो अंजलि घर में जब भी आती थी ना, मुझे तो बहुत चिड़चिड़ होती थी। सही किया तूने, और भगवान करे कि तू ऐसी ही खुश रहे और हर बुरी नजर से बचकर रहे। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा ही होगा। अब तू अपने ससुराल को अच्छे से संभाल, कोई कमी मत रख और सबके दिलों में एकदम पक्की जगह बना ले। फिर प्रिया अपनी माँ की कही बातों पर ध्यान देकर अपने ससुराल के सारे काम बहुत अच्छे से मन लगा के करती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से अंजलि सागर और धर्मेंद्र को मार्केट में देख लेती है। अरे, ये तो धर्मेंद्र अंकल और सागर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो गांव गए थे ना, लगता है ये गांव से वापस आ गए। लेकिन इसके बारे में प्रिया ने मुझे बताया क्यों नहीं? सागर, सागर रुको तो। अंजलि सागर को आवाज लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब तो मैं सीधे घर पर ही जाऊंगी। फिर अंजलि बिना कुछ बोले प्रिया के ससुराल जाती है और अंजलि को वहां पर देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? कहीं इसने सबको सब बता दिया तो? अरे अंजलि बेटा, तुम आओ ना बेटा। कैसी हो अंजलि? और कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? जिस काम के लिए तुम बाहर गई थी वो काम हो तो गया ना? काम? कैसा काम महक? अरे भाभी तो बता रही थी कि तुम किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हो और कुछ दिनों के बाद ही वापस लौटोगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब क्या है प्रिया? मैं तो यहीं पर थी। उल्टा प्रिया ने तो मुझे ये बताया कि आप लोग गांव गए हो। क्या? अरे हम लोग कहीं भी नहीं गए, यहीं पर है। इसका मतलब प्रिया ने आप लोगों से और मुझसे दोनों तरफ से झूठ बोला है। प्रिया बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा क्यों किया तूने? माँ जी, वो मैं। प्रिया बहुत घबरा जाती है। बोलिए भाभी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे माँ जी, आप तो जानती हो ना कि आजकल कितनी सारी घटनाएं बढ़ रही है और लड़कियों का बाहर निकलना कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और अंजलि, ये तो बार बार यहीं पर आती रहती है, इसीलिए इसकी चिंता के चलते मैंने इसे और आपको दोनों को भी झूठ बोला, जिसके चलते ये यहाँ पर आ ही ना पाए। ओफो प्रिया, तू भी ना, कितनी बुद्धू है। अरे बाबा, मेरा घर क्या कोसों दूर नहीं है और मैं थोड़ी ना देर रात में यहाँ पर आती हूँ। और अगर रात हो भी गई तो मैं सागर को बोल देती हूँ ना कि वो मुझे घर छोड़ दे। देख बहू, तूने जो भी सोचा है सही सोचा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंजलि यहाँ पर नहीं आएगी। अंजलि यहाँ पर जरूर आएगी और डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, तुम जब भी यहाँ पर आओगी हमारे पहचान वाले गुड्डू भैया के ऑटो में आना। वो तुम्हें लेने भी आएंगे और छोड़ने भी जाएंगे। हाँ आंटी जी, अगली बार से मैं यही करूंगी। और शुक्रिया आंटी। देखो अंजलि,
अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें दिन भर बाहर जाने नहीं दूंगी। चलो, मैं तुम्हें अपने हाल ही में खींचे हुए फोटोज दिखाती हूँ। ठीक है महक, चलो। इस तरह प्रिया की चाल नाकामयाब हो जाती है और अंजलि घर में आ ही जाती है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने जैसे तैसे करके मामला संभाल ही लिया और बहुत झूठ बोला कि मुझे अंजलि के अकेले आने जाने की चिंता होती है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से यह झूठ बोला। हे भगवान, अब तो गुड्डू भैया से कहकर वो जब चाहे यहाँ पर आ जा सकती है, और अब तो वो मेरी भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि माजी और तुम्हारी बहन को दोनों को उसका आना बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान। अब सागर अपना सिर पकड़ लेता है। ऐसे ही एक सुबह अंजलि सविता को पार्क में मिल जाती है। अरे अंजलि बेटा, तुम यहाँ पर? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या बात है बेटा, यहाँ आजकल के नौजवान देर रात तक सोते हैं, वही तुम सुबह 7 बजे यहाँ कसरत करने आती हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया आंटी, वो मुझे सुबह का समय बहुत पसंद है। मानो सुबह सुबह हवा में अलग ही ऊर्जा होती है। वो बात तो है बेटा। बातें करते करते अंजलि और सविता घर तक पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह अंजलि को घर पर आए देखकर प्रिया का माथा और फिर जाता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, क्या कर रही है तू? वो मैं नाश्ता बना रही थी अंजलि। चल, अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं अंजलि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना लूंगी। अरे बाबा, मैं कर देती हूँ ना तेरी मदद, क्या हो जाएगा उसमें? मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर बैठ जा। क्या तू भी प्रिया? मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। फिर उसी दिन नहाते वक्त सागर अपना टॉवेल लेना भूल जाता है और वो प्रिया को आवाज लगाता है। प्रिया, प्रिया मेरा टॉवेल दे दो। अब ये प्रिया तो काम में बहुत व्यस्त है, एक काम करती हूँ, मैं ही दे देती हूँ उसे। फिर अंजलि सागर को टॉवेल देने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे रुक जा अंजलि, ये तो क्या करने जा रही थी? अरे प्रिया, वो मैं तेरे कमरे के पास से गुजर रही थी और सागर की आवाज सुनाई दी तो उसे टॉवेल देने चली आई। देख अंजलि, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, और आइंदा से हमारे कमरे में बिना बताए मत आया कर। अब जा यहाँ से। पर प्रिया, मैंने कहा ना जा यहाँ से। अरे थोड़ी तो शर्म रख, बेवकूफ कहीं की। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। फिर अंजलि कमरे के बाहर चली जाती है और प्रिया अब इसी तरह बात बात पर अंजलि को टोकती ही रहती है और उसे एक प्रकार से ये समझाने की कोशिश करती है कि वो सब उसका काम है ही नहीं। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मैंने अपने कमरे की अलमारी साफ की और तब मुझे ये खानदानी गहनों का छोटा सा संदूक मिला। इसमें सारे खानदानी गहने हैं जो मेरी सास ने मुझे दिए थे, और अब ये गहने तेरे हुए। अरे वाह माँ जी, ये गहने तो बहुत खूबसूरत है। हाँ बहू, और ये तुझ पर खूब जचेंगे, और जब तेरी बहू आएगी तब ये गहने तो उसे दे देना। ये रस्म पीढ़ियों से चली आ रही है हमारे खानदान में। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन गहनों को मैं अपने पास सहेज कर रखूंगी। तभी वहां पर अंजलि आती है। वाह, खानदानी गहने। अरे अंजलि तुम? अरे आंटी जी, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। फिर वो एक छोटी सी बाली भी चलेगी। लेकिन अंजलि, ये गहने तो खानदानी गहने हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अरे क्या बहू, तू भी दे देना इसमें से एक गहना, मेरी तरफ से तोहफा समझ कर दे दे। पहली बार अंजलि ने अपने मुंह से कुछ मांगा है और इतना मांगकर उसे कुछ भी ना देना, ये तो हमें शोभा नहीं देता ना। पर माँ जी, दे दे बहू, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे गांव में एक फोन करना था, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता बाहर चली जाती है। अरे तू अब मुँह क्या देख रही है? देना मेरे हिस्से का गहना।
बस कर अंजलि, बहुत हुआ तेरा। ये गहने मेरे हैं और इन पर केवल मेरा ही अधिकार है। मैं किसी भी हालत में ये गहने तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे प्रिया, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? देख अंजलि, मैं बिल्कुल सही बर्ताव कर रही हूँ। तुझे अगर कुछ और चाहिए तो मांग ले, लेकिन मैं मेरे हक का कोई भी सामान तुझे नहीं देने वाली। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और उसका ये बर्ताव देखकर अंजलि को भी अब बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब अंजलि वहां पर आती ही नहीं। लगता है अंजलि को मेरी बात का गुस्सा आया है। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मेरे लिए तो अच्छा ही है कि कम से कम उसका यहाँ पर आना बंद तो हुआ। फिर अगले दिन अचानक से गांव में प्रिया के मौसा जी का देहांत हो जाता है, जिसके चलते उसे अपनी माँ वंदना के साथ आखिरी समय पर गांव निकलना पड़ता है। और गांव जाने के बाद जब वो सागर को कॉल करती है, तभी यहाँ का माहौल तो काफी शांत हो गया है सागर। अब तो मैं 2 दिन बाद ही वहां पर आ पाऊंगी। लेकिन वहां घर में सब कैसा है? सब लोग ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है प्रिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये अंजलि यहाँ पर आ गई है और दिन रात यहीं पर रहती है। क्या? ये सुनकर प्रिया अब चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जादू टोने से सम्मोहित प्रतीक पूरी तरह राहुल का मुंह तकिए से दबाने जाए, उससे पहले ही वहां पर नव्या आ जाती है और वो उस पर गंगाजल छिड़कती है। भाभी, नव्या, प्रतीक, तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल, मुझे मायके में रहकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे लगा ही था कि रात को कुछ ना कुछ हो सकता है, और यहाँ आने पर मैंने देखा कि प्रतीक सम्मोहित होकर तुम्हारा मुंह तकिए से दबाने जा रहा है। क्या? हे भगवान, अच्छा हुआ भाभी जो आप सही समय पर यहाँ पर आ गई और आपने मुझ पर गंगा जल छिड़का, और आज आपकी ही वजह से भैया की जान भी बच गई। हाँ नव्या, सच में ये जो कोई भी है उसका जादू टोना कुछ ज्यादा ही भयानक होते जा रहा है। हाँ राहुल, और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने उस दिन धागा जानबूझकर निकाला था ताकि मैं रात में सम्मोहित होकर उस व्यक्ति के पास जाऊं जो जादू टोना कर रहा है। मैंने माँ को बोला था कि आप मेरा रात में पीछा करना और मुझ पर गंगाजल छिड़कना ताकि हम दोनों रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ पाए। लेकिन माँ तो उस रात घोड़े बेचकर सो रही थी और मैंने माँ जी की साड़ी उस व्यक्ति को दे दी। हाँ भैया, भाभी की बात से मैं सहमत हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें भाभी की कोई भी गलती नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया है, और माँ की मौत के पीछे भी उस व्यक्ति का ही हाथ है जो ये जादू टोना कर रहा है। हाँ राहुल, और इस समय हम पांचों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। वो जो कोई भी है वो हम पांचों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है नव्या, मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी माफ कर दो। माँ की जाने के गम में मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और गुस्से में आकर मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और तुम सही कह रही हो नव्या, हम सबको साथ में ही रहना चाहिए क्योंकि एकता में बल होता है और हम सब एक होकर इस जादू टोने का खात्मा करके ही रहेंगे। तभी नव्या की नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में से वो रक्षा धागा फिर से टूट चुका है। क्या? लेकिन ये कब टूटा? मैंने तो इसे निकाला भी नहीं। सोने से पहले तो ये मेरे हाथ में ही था। तभी राहुल अपने फोन में घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। ये क्या? ये मास्क वाली लड़की खिड़की से आई है और इसने प्रतीक के हाथ से धागा काटा है। क्या? बाप रे, उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो देवर जी को सम्मोहित करे
और इनके हाथों से तुम्हारी जान ले ले राहुल। हाँ नव्या, तुम्हारा कहना एकदम सही है। और प्रतीक, तुम चिंता मत करो, पूजा घर में मैंने धागे बचा कर रखे थे, मैं अभी लाती हूँ उन्हें। फिर नव्या उन धागों को लाकर फिर से प्रतीक के हाथ में बांध देती है। अब ठीक है, अब वो इसे नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि अब हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस हादसे के बाद से वो पांचों एक ही घर में रहने लगते हैं। किसी भी बाबा को हवन या पूजा करने के लिए कह दिया तो वो या तो मना कर देगा या फिर वो मास्क वाली लड़की अपने जादू टोने से उन्हें तकलीफ देगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि हम खुद घर में हवन करें। हाँ माँ, वैसे भी हमें मंत्र जाप करना आता ही है। फिर वो पांचों लोग साथ में बैठकर हवन करते हैं और ये देखकर मास्क वाली लड़की बहुत गुस्सा होती है। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो मेरा जादू टोना कुछ काम ही नहीं करेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कुछ ही देर बाद में अचानक से वहां पर एक छिपकली आ जाती है और उससे डरकर कस्तूरी उठ जाती है। नहीं, बचाओ, छिपकली, छिपकली है वहां पर, हाय दैया, अरे बचाओ कोई मुझे। कस्तूरी के उठने के कारण बाकी चारों भी उठ जाते हैं और पूजा में भंग हो जाता है, जिस कारण हवन की अग्नि बुझ जाती है। क्या माँ, आप भी? पर एक मामूली सी छिपकली के कारण आपने इतना हंगामा मचा दिया। देखिए, अब आग भी बुझ गई। कस्तूरी, तुम्हें तो बस हमेशा गड़बड़ करना ही आता है, माफ करना मुझे, लेकिन मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ, तुझे तो पता ही है ना नव्या। तभी अचानक से वहां की लाइट बंद चालू होने लगती है। हे राम जी, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। नव्या, मेरी तो जान ही निकले जा रही है। आज तक मैंने तो ये सब फिल्मों में होते हुए देखा था, लेकिन आज तो ये सब हमारे साथ हो रहा है और इसे देखकर तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत देवर जी और हिम्मत मत हारिए। तभी अचानक से राहुल, गिरीश और प्रतीक तीनों सम्मोहित होकर घर से बाहर जाने लगते हैं। माँ, इन्हें देखो, ये तीनों अजीब तरीके से चल रहे हैं। हाँ बेटी, लगता है ये तीनों सम्मोहित हो गए हैं और वो मास्क वाली लड़की इन्हें अपने पास बुला रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल, देवर जी, पापा, रुक जाइए। नहीं नव्या, ये तीनों हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। हाँ माँ, हमें इनका पीछा करके इन्हें रोकना होगा। गंगाजल लीजिए और चलिए जल्दी से। हाँ नव्या। वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते। नव्या, हमारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? लगता है जादू टोने के कारण हमारे पैर जम गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? नव्या और कस्तूरी बेहद डर जाती है। देख बेटी, हम दोनों के पैर जादू टोने के कारण थम गए हैं, लेकिन मुंह तो है ना। चल जल्दी से हनुमान चालीसा बोल। हनुमान जी की शक्ति के आगे यह जादू टोना कुछ नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चाली के जाप के कारण उन दोनों के पैर छूट जाते हैं और वो दोनों भागते हुए उन तीनों के पास चली जाती है और उन तीनों पर वो गंगाजल छिड़कती है, जिसके बाद वो तीनों फिर से होश में आते हैं। हम तीनों यहाँ पर इस बीच रास्ते में कहीं हम तीनों सम्मोहित तो नहीं हुए थे ना? हाँ दामाद जी, आप तीनों सम्मोहित होकर जा रहे थे और जब हम दोनों ने आप तीनों का पीछा करने की कोशिश की तब तो हमारे भी पैर जम गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा बोलने के कारण हम आगे बढ़ पाए। लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है? अभी तो हमारे हाथ में भी धागा है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका साफ मतलब यही है कि वो लड़की अपने जादू टोने को समय के साथ साथ और भी ज्यादा ताकतवर कर रही है, ताकि वो हमें पूरी तरह बर्बाद करे और उसमें वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे और मेरे परिवार के साथ हो रहा है। जो भी हो, अब हमारा घर पर या फिर किसी और जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए हमें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रुकना चाहिए। वहां पर उस लड़की का जादू टोना कुछ काम नहीं करेगा। पता नहीं वो लड़की हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर उससे हमारी क्या दुश्मनी है? हाँ भैया, हमारे और भाभी के परिवार के किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। फिर वो सब एक मंदिर चले जाते हैं और उधर वो मास्क वाली लड़की और ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। ये लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं ना। अब देखना, अब तो तुम लोगों को मैं मार कर ही रहूंगी। अब तो मेरा बदला जल्द से जल्द पूरा होगा। फिर कुछ ही देर बाद मंदिर में वो पांचों भी सो जाते हैं और तभी अचानक से प्रतीक को एक कॉल आता है और वो कॉल मास्क वाली लड़की ने ही किया होता है। हेलो प्रतीक, मुझे बचाओ प्रतीक, प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन तुम बोल कौन रही हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती हूँ प्रतीक, और मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ, और तुम्हारा नंबर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में से लिया है। यहाँ पर कुछ शराबी गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं प्रतीक, प्लीज जल्दी से बाहर आओ और बचाओ मुझे। क्या? हे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, और तुम डरना मत। ठीक है प्रतीक, जल्दी आओ। प्रतीक अब मंदिर की दहलीज पार कर देता है और वो सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होकर वो सीधे मास्क वाली लड़की के पास पहुंचता है। बहुत खूब, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। ये लो, ये लड्डू का प्रसाद, कल अपने घर वालों को दे देना। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। फिर प्रतीक वो प्रसाद लेकर वापस मंदिर पहुंचता है। बेवकूफ कहीं का। अभी एक जादू टोने से अभिमंत्रित प्रसाद को खाकर गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों भी मंदिर में रहकर भी मेरे जादू टोने से सम्मोहित हो जाएंगे और सीधे मेरे पास चले आएंगे। इस प्रसाद का नव्या और कस्तूरी पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन वो दोनों अपने तीनों घर वालों को बचा नहीं पाएगी। उन दोनों माँ बेटी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब उनकी बर्बादी भी नजदीक है। फिर अगली सुबह प्रतीक सभी को वो अभिमंत्रित प्रसाद देता है। अंकल आंटी, ये प्रसाद लीजिए, और भैया भाभी आप भी खाइए इसे। अरे वाह प्रतीक, ये लड्डू तो काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मंदिर में अभी तक पंडित जी आए भी नहीं, तो तुझे ये प्रसाद कहाँ से मिला? हाँ देवर जी, वो दरअसल मुझे ये प्रसाद पंडित जी ने ही दिया है, और अब वह सुबह की पूजा का भोग प्रसाद लाने वापस घर पे गए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जब यहाँ पर आए थे तब हम सब सो रहे थे। हाँ आंटी। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता कि प्रतीक ये सब झूठ बोल रहा है। और उस प्रसाद को खाने के कुछ ही देर बाद नव्या और कस्तूरी दोनों देखती है कि गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों फिर से मंदिर के बाहर जा रहे हैं। अरे नहीं, अभी 2 मिनट पहले तो ये तीनों एकदम ठीक थे, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया? ये कहाँ निकल लिए? अरे माँ, ये तीनों फिर से अजीब तरीके से चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सम्मोहित होने के बाद चलते हैं। लगता है इन पर जादू टोने का असर हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हम तो मंदिर में हैं, और उसके बाद भी ये तीनों सम्मोहित कैसे हो सकता है? वो इसीलिए माँ, क्योंकि अभी अभी एक औरत मुझे बोली कि पंडित जी की तबीयत खराब होने के कारण आज दूसरे पंडित जी देर से आएंगे। इसका मतलब प्रतीक ने हमसे झूठ बोला? हाँ माँ, शायद उस प्रसाद में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। लेकिन ये कैसे संभव है बेटा? और इसका असर हम पर क्यों नहीं हुआ? ये सब सोचने का समय नहीं है माँ। हमें उन तीनों का पीछा करना होगा और उन्हें कल रात की तरह फिर से रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम उन तीनों को खो देंगे माँ। नहीं नव्या, चुप चुप बोल बेटी, कुछ नहीं होगा उन तीनों को। फिर कस्तूरी और नव्या उन तीनों के पीछे भागती है और वो तीनों एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो मास्क वाली लड़की होती है। आज तुम तीनों की जान नहीं बचने वाली। चलो
जल्दी से इस मेज पर रखी जहर की शीशियां उठाओ और पी लो जहर। ठीक है। जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो, जल्दी पी लो इसे। वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कस्तूरी और नव्या पहुंच जाती है। रुक जाओ, आप तीनों ये जहर नहीं पिएंगे। तुम दोनों, मास्क वाली लड़की, बस बहुत हुआ तेरा, तू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने दिनों से जीना दुश्वार कर रखा है तूने हमारा, जरा हम भी तो देखें कि आखिर तू है कौन। नव्या, हटा इसका नकाब। फिर नव्या उस लड़की का मास्क हटाती है और वो उसका चेहरा देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम हो जो ये सब कर रही हो? मुझे लगा ही था कि ये सब इसने ही किया होगा। आखिर कौन है ये लड़की, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।